नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज दिन भर के बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले उन खबरों की चर्चा कर लेते हैं जिसका जिक्र हम आज शो के दरमियान करने वाले हैं। दिखाएंगे आपको आज की सबसे बड़ी खबर, क्या चाइना तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है जैविक हथियार के जरिए, क्योंकि कोरोना के इस उबाल के बीच चीन पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। बताएंगे इसकी वजह क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में एक तो कोरोना का संकट है ही, दूसरी तरफ राजनीतिक वार पलटवार का संकट भी है। जी हां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। क्यों आखिर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर राजनीति हो रही है, इस पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा बातचीत करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करने के मामले में अदालत के कटघरे में आ गए, अदालत के सवालों के घेरे में आ गए, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही बात होगी मशहूर पहलवान सुशील कुमार की, जो अब बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिया। आखिर क्यों, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। और कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है, आज का सवाल हमारा बहुत गंभीर है क्योंकि यह पूरे देश की एकजुटता का सवाल है। इसलिए हमारा आज का सवाल कू ऐप के लिए यह है कि क्या कोरोना महामारी के खिलाफ अब पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। आपको इसके लिए जमकर वोटिंग करनी है। इसके लिए आपको कू ऐप को अभी डाउनलोड करना होगा, रिपब्लिक भारत को फॉलो करना होगा और रिपब्लिक भारत के क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाकर आपको पोल में हिस्सा लेना होगा। कू ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ये सिस्टम फॉलो करें। इसके बाद हम रिजल्ट शो के अंत में दिखाएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। चीन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक चीन जैविक हथियार बनाकर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या चीन का जैविक हथियार है कोरोना? क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा चीन? अमेरिका के हाथ लगे सीक्रेट दस्तावेज। 5 साल से बना रहा कोरोना जैव हथियार। महामारी नहीं, चीन का जैविक हथियार है कोरोना। क्या दुनिया को मौत के मुंह में झोंकना चीन की सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्या कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चीन ने सालों तक रणनीति बनाई? क्या चीन कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या महाशक्ति बनने का सपना पाले बैठा चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? हालांकि कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरू से ही शक के घेरे में है, लेकिन इसके पहले तक इस वायरस के जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल की बात सामने नहीं आई थी। I called it as unrestricted bioweapon project. China government actually have the best materials and knowledge about this. And also from SARS-1, they really realized that this is a good material to develop the non-traditional bioweapon, which means the mortality doesn't need to be high. It can be low, but the main result is it can be long-lasting in the society. It targets human very well, and it's invisible, easy carry, also stable in the environment, and also the secondary damage will ruin the enemy's society and also economics. अब एक नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद कोरोना वायरस को लेकर चीन के इरादों पर शक और भी गहराता जा रहा है। ये रिपोर्ट 2015 के घटनाक्रम से जुड़ी है, जब दुनिया में कोरोना वायरस के प्राणघातक हमले से दुनिया अनजान थी। लेकिन चीन उसी समय कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में बड़ी चतुराई से जांच कर रहा था। यही नहीं, शक तो ये भी जताया जा रहा है कि चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़े जाने की भविष्यवाणी की थी। अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे खुफिया दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो 2 उनके जनरल
PLA के लीड कर रहे हैं, मेजर जनरल शेंग ली शी जेंगली, और दूसरे हैं मेजर जनरल चेन वेई। एक इबोला का एक्सपर्ट है, दूसरी बैट कोरोना वायरस की एक्सपर्ट है, और उसने पेपर छापा था किस तरह सार्स का जो एस हुक मॉलिक्यूल है उसको जेनेटिकली ग्राफ्ट किया जाए। बता दें, चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर की है और कोविड-19 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही नहीं, चीनी सेना के दस्तावेजों में भी इस बात की चर्चा है कि एक जैविक हमले से दुश्मन देशों के हेल्थ सिस्टम को तहस नहस किया जा सकता है। चीनी सेना के इस दस्तावेज में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे की स्टडी का भी जिक्र है, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। इस प्रकार से अमेरिकी खुफिया विभाग ने दस्तावेज 2015 के पकड़े हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट और चीन की आर्मी के बीच के वार्तालाप के वो बिल्कुल साफ दर्शाते हैं कि इस वायरस के अंदर कृत्रिम चेंज किया गया, इसको बायोलॉजिकल वेपन बनाया गया, सो कॉल्ड न्यू एरा ऑफ बायोलॉजिकल वेपन के नाम से, और पूरी दुनिया में छोड़ दिया गया। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2003 में जिस सार्स का चीन पर अटैक हुआ था वो हो सकता है एक जैविक हथियार हो जिसे आतंकियों ने तैयार किया हो। अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे इस बॉम्बशेल यानी विस्फोटक जानकारी के मुताबिक चीनी सेना के कमांडर इससे होने वाली तबाही का अनुमान लगा रहे थे। इस हैरान कर देने वाले दस्तावेज में कहा गया है कि युद्ध में जीत के लिए ये मुख्य हथियार होंगे। चीन को सबक सिखाने के लिए 4-5 कार्रवाइयां करने की आवश्यकता है। एक, चाइना का इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड से। दूसरा, ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना कायम की जाए। तीसरा, चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनाए जाए जो इंक्लूसिव हो, जिसमें सारी दुनिया को फायदा हो। चीन के सीक्रेट दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि कोरोना वायरस को कृत्रिम रूप से बदला जा सकता है, यानी इसे इंसानों में बीमारी पैदा करने वाले वायरस में भी तब्दील किया जा सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल एक ऐसे हथियार के रूप में किया जा सकता है जिसे दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। हालांकि कोरोना वायरस पर चीन के झूठे दावों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरी दुनिया से एक ही सवाल उठ रहा है कि जिस चीन में कोरोना वायरस पैदा हुआ वो चीन इस महामारी से कैसे बच निकला। कैसे चीन में 6 से 8 महीने के भीतर ही जिंदगी पटरी पर आ गई, जबकि भारत समेत दुनिया के कई देश 2 साल से इस महामारी से जूझ रहे हैं। बता दें कि कोरोना के पहले केस का पता साल 2019 में चला था। इसके बाद तो ये बीमारी वैश्विक महामारी बनकर दुनिया को लील रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली इन दिनों 2 तरह के संकट का सामना कर रही है। एक संकट जो हम सभी जानते हैं वो कोरोना महामारी का संकट है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत की बात सामने आई, वैक्सीन की किल्लत की बात भी सामने आ रही है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है और यही राजनीति राजधानी दिल्ली के लिए दूसरी संकट का विषय है। क्योंकि एक तरफ लोग कोरोना की मार तो झेल ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फंसी दिल्ली की जनता राजनीतिक संकट झेलने को भी मजबूर है। आज बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर देश को झूठ बोला गया केजरीवाल सरकार की तरफ से। वहीं केजरीवाल सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि ऑक्सीजन और वैक्सीन की किल्लत दिल्ली में अभी भी देखी जा रही है। देश के इन बड़े नेताओं ने कोरोना महामारी से जुड़े हर फैसले पर सवाल उठाया, चाहे पिछले साल लगे लॉकडाउन का मामला हो या फिर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा हो, या इस साल वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति और ऑक्सीजन की सप्लाई पर खड़ा हुआ बखेड़ा हो। हर मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। पूरी दुनिया में यहाँ तक संदेश गया कि इस महामारी के दौरान भी भारत का राजनीतिक वर्ग एकजुट नहीं है। सत्ता या विपक्ष हर कोई आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहा है। कोरोना संकट की वजह से हमारे देश में सब कुछ थम गया, लेकिन जो थमी नहीं वो सियासत थी।
जनहित पर किसी का जोर नहीं था, लेकिन बात बात पर आलोचना और जुबानी जंग के लिए सभी नेता एकदम तैयार बैठे थे, जिससे लंबे समय तक लगा कि एक देश के तौर पर टीम इंडिया की कल्पना धराशायी हो गई। इस आशंका ने हर उस आम आदमी को सकते में ला दिया जो कोरोना महामारी के दौरान चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का गवाह बन रहा था। हालांकि अब जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो इसी राजनीतिक वर्ग से कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। बात बात पर बेवजह आलोचना और विश्लेषण करने वाले हमारे राजनेता अब खुले दिल से अपने राजनीतिक विरोधियों के अच्छे फैसलों की तारीफ भी कर रहे हैं। और इससे अछूते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, जो बात बात पर नया रोना लेकर बैठ जाते हैं। दिल्ली में तो ऑक्सीजन की लड़ाई हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। याचिका के जरिए रोज ये आरोप लगते रहे कि केंद्र की तरफ से दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पा रही। हालांकि कानूनी लड़ाई के बीच जब 5 मई को दिल्ली को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू भी बोला। दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठने का ये इकलौता उदाहरण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की तारीफ की, जिसमें सबसे पहले बारी आई केरल की, जिसने कोरोना वैक्सीन के अधिकतम इस्तेमाल का बेजोड़ उदाहरण पेश किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा था, ये देखकर खुशी हुई कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नर्सों ने टीके की बर्बादी को कम करने में एक उदाहरण पेश किया है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए टीके की बर्बादी को कम करना महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में महाराष्ट्र की भी तारीफ हुई, जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब भी कोरोना संक्रमण से जुड़े 6 लाख से ज्यादा केस मौजूद है। हालांकि ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता था अगर उद्धव सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को ठीक से लागू नहीं किया होता, जिसमें वक्त पर सैंपल जांच की भी बात शामिल थी। और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने 8 मई को 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे की तारीफ की। मोदी ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र सरकार दूसरी लहर के दौरान अच्छी लड़ाई लड़ रही है, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए केंद्र सरकार और गैर बीजेपी सरकारें अब मिलकर कोरोना महामारी से लड़ रही हैं, टीम इंडिया के तौर पर काम कर रही हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से लगातार संपर्क में है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की उस सलाह को भी मान लिया है कि 18 साल से ऊपर सभी उम्र को वैक्सीन लगाई जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रिटेन की तरफ से मिले 75 ऑक्सीजन सिलेंडर को भी केंद्र ने गैर बीजेपी शासित राज्य झारखंड को दे दिया। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अपील के बाद राज्य को दिए जाने वाले ऑक्सीजन के कोटे को 500 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया। जबकि इसी दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील के बाद केंद्र ने 1 मई को वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक और 8 मई को कोविशील्ड की 3,50,000 खुराक भेजी। इन आंकड़ों के बाद साफ है कि कोविड महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि अभी तक ये लड़ाई केंद्र और राज्यों के बैनर तले लड़ी जा रही थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हम टीम इंडिया बन चुके हैं, जिसकी वजह से इस महामारी का भी इलाज होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं देश के मशहूर पहलवान सुशील कुमार की। सुशील कुमार एक हत्याकांड में बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार की तलाश दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच दोनों को है, लेकिन सुशील कुमार लगातार छिपते फिर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस की ओर से लुकआउट नोटिस सुशील कुमार को लेकर जारी कर दिया गया है और दावा यह किया गया है कि सुशील कुमार देश छोड़कर ना चले जाएं, इसलिए उनके खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया है। तो क्या लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सुशील कुमार दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे? कभी कुश्ती के अखाड़े में अपने विरोधियों के पैरों तले जमीन खींच लेने वाले मशहूर पहलवान सुशील कुमार अब भागे भागे फिर रहे हैं। अर्श से फर्श तक उनके आने की नौबत आ गई। 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीतकर भारत को पूरी दुनिया के सामने सम्मान दिलवाने वाले सुशील अब किसी अपराधी की तरह फरार है, जिसकी वजह से 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, ताकि वो कहीं देश छोड़कर न भाग जाएं।
दरअसल दिल्ली पुलिस को उनकी तलाश पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में है, जो पिछले बुधवार को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों के बीच हुए झगड़े में घायल हुआ था। इस घटना के वक्त सागर धनखड़ के साथ मौजूद उसके दो और साथी रविंद्र और भगत सिंह ने अपने बयान में सुशील कुमार और उनके करीबी पहलवानों का नाम लिया है। सूत्रों के मुताबिक एक फ्लैट को लेकर सुशील और सागर धनखड़ के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान इन दोनों से जुड़े पहलवानों के दो अलग अलग गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में घायल होने की वजह से पहलवान सागर धनखड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल इसी फ्लैट को लेकर सुशील और सागर धनखड़ पहले भी भिड़ चुके थे, लेकिन इस बार मामला काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी कीमत पहलवान सागर को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। जिसके बाद मारपीट का मामला हत्या के मामले में तब्दील हो गया और सुशील कुमार की भी मुश्किलें बढ़ गईं। पुलिस की कार्रवाई की आशंका से सुशील फरार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस को अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है। जिसके बाद एक बात तो साफ है कि एक पहलवान के तौर पर सुशील कुमार ने जो भी यश और सम्मान पाया वो जाने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए रिपब्लिक भारत ने आज ये सवाल पूछा था कि क्या अब देश कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। जो जवाब हमारे सामने आया है इस गंभीर सवाल का, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। 54% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 46% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी देश अभी इस पशुपेश में फंसा हुआ है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अभी भी पूरा देश गंभीरता से नहीं ले रहा और इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। 10 में तब में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हम फौरन लौट रहे हैं।